क्लॉज 12 प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश या नकद में डाक का पूर्व भुगतान। इसको याद करने की ट्रिक है, जब लेटर्स हो दर्जन तो यूज करो कैश ऑप्शन। 12 का मतलब होता है 1 डजन यानी दर्जन। अगर आप 1-2 चिट्ठियां भेजते हैं तो स्टैम्प्स लगाते हैं, लेकिन जब आप दर्जनों चिट्ठियां एक साथ भेजते हैं तो स्टैम्प्स लगाना मुश्किल होता है। वहां पर नकद में ही डाक का पूर्व भुगतान आसान होगा। इस प्रकार हमें याद रहेगा क्लॉज 12 प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश या नकद में डाक का पूर्व भुगतान। सबसे पहले बात करते हैं ऑथराइजेशन की। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिसेज होते हैं जो HOC यानी हेड ऑफ सर्कल द्वारा ऑथराइज्ड होते हैं कैश में पोस्टेज एक्सेप्ट करने के लिए। ये फैसिलिटी मुख्य रूप से उन फर्मों या लोगों के लिए है जो लार्ज नंबर में अनरजिस्टर्ड पैकेट्स पोस्ट करते हैं। अब इसमें एक मिनिमम क्वांटिटी का रूल है जो आपको याद रखना है। अगर हम बिग सिटीज़ यानी बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ कम से कम 500 पैकेट्स होने चाहिए। वहीं अगर स्मॉल टाउन्स यानी छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ मिनिमम 250 पैकेट्स की लिमिट रखी गई है। इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ हैं जैसे बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, नागपुर और दिल्ली। यहाँ के सिलेक्टेड डाकघर कैश में रजिस्ट्रेशन और पोस्टेज फीस दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके लिए सेंडर द्वारा एक स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल का यूज़ किया जाता है। यहाँ एक वेट कंडीशन भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल का वेट पर पीस मिनिमम 50 ग्राम होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, अन्य सिलेक्टेड राजपत्रित या HSG पोस्ट ऑफिसेज भी कैश प्री पेमेंट अलाउ करते हैं। यहाँ कंडीशन ये है कि एक बार में मिनिमम 500 आर्टिकल्स होने चाहिए। इसमें आप लेटर्स, इनलैंड लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स और अनरजिस्टर्ड पार्सल्स भेज सकते हैं। अब देखते हैं कि ये फैसिलिटी किन क्लासेस के लिए अवेलेबल है। ये सुविधा केवल लेटर्स, ILC, पोस्ट कार्ड्स, पैकेट्स, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के लिए ही है। ध्यान रखिएगा, ये किसी भी अदर क्लासेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि डिपार्टमेंट स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप्स प्रोवाइड करता है जिनका यूज़ केवल और केवल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए ही किया जाना चाहिए। क्लॉज 13 स्पॉइल्ड और डिफेस्ड स्टैम्प्स, कटा फटा और विरूपित डाक टिकट। इसको ऐसे याद रखें, जैसे हम गुस्से में किसी को बोलते हैं तेरा दिमाग खराब है क्या, वैसे ही पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर कस्टमर को फटे हुए टिकट देखकर बोलते हैं तेरा स्टैम्प खराब है, ये नहीं चलेगा। इस प्रकार हमें याद रहेगा क्लॉज 13 स्पॉइल्ड और डिफेस्ड स्टैम्प्स, कटा फटा और विरूपित डाक टिकट। जैसा कि हमने ट्रिक में समझा, क्लॉज 13 में हम अमान्य यानी इनवैलिड स्टैम्प्स की बात करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि किस तरह के टिकटों को पोस्टेज पेमेंट के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई डाक टिकट ऑब्लिटरेटेड तिरस्कृत है, डिफेस्ड विरूपित है, या फिर वो कटा हुआ, टॉर्न फटा हुआ या ओवर प्रिंटेड अधिक मुद्रित है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई स्टैम्प इम्परफेक्ट अपूर्ण है तो वो भी मान्य नहीं होगा। अगर आप किसी एम्बॉस्ड एनवेलप, पोस्ट कार्ड या रैपर के ऊपर छपे हुए टिकट को काटकर या अलग करके किसी और चिट्ठी पर चिपकाते हैं तो उसे पोस्टेज पेमेंट के लिए रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, यानी वो पूरी तरह से इनवैलिड माना जाएगा। अब बात करते हैं स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप्स की। ये लिफाफे केवल और केवल पोस्ट ऑफिस द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। इन लिफाफों का इस्तेमाल आप किसी भी अपंजीकृत डाक वस्तु, अनरजिस्टर्ड पोस्टल आर्टिकल्स को भेजने के लिए नहीं कर सकते। ये एक्सक्लूसिवली रजिस्टर्ड डाक के लिए है। रीयूज ऑफ यूज्ड स्टैम्प्स, अगर कोई व्यक्ति पहले से इस्तेमाल किए गए डाक टिकट को दोबारा इस्तेमाल करता है और उसका इरादा सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने का है तो ये इंडियन पीनल कोड के तहत एक पनिशेबल ऑफेंस यानी दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों, जैसा हमने ट्रिक में देखा, पहले दिमाग खराब यानी स्पॉइल्ड होता है यानी क्लॉज 13, और जब दिमाग खराब हो जाता है तभी इंसान अलग अलग तरह की कल्पनाएं यानी फिक्टिशियस दुनिया में जीने लगता है। यही है हमारा क्लॉज 14। इसमें हम बात करते हैं फिक्टिशियस स्टैम्प्स यानी काल्पनिक डाक टिकटों की। इसका सीधा मतलब है ऐसे टिकट जो असल में वैलिड नहीं है, बस उनकी नकल की गई है या कल्पना के आधार पर बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नकली डाक टिकटों के निर्माण और उपयोग की। याद रखिए,
फिक्टिशियस पोस्टेज स्टैम्प्स यानी डाक टिकटों का मैन्युफैक्चर यानी निर्माण करना और उनका किसी भी पर्पस के लिए यूज करना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये इंडियन पीनल कोड 1860 यानी आईपीसी 1860 के सेक्शन 263 ए के तहत एक पनिशेबल ऑफेंस यानी दंडनीय अपराध माना जाएगा। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन भी है। अगर आप इलस्ट्रेशन यानी सिर्फ दिखाने या समझाने के लिए स्टैम्प्स का रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं तो ये अलाउड है, लेकिन केवल फिलाटेलिक पब्लिकेशंस के लिए। पर यहाँ एक शर्त भी है, ऐसे स्टैम्प्स का रिप्रोडक्शन केवल और केवल ब्लैक कलर में ही होना चाहिए। आप असली रंगों में इसे नहीं छाप सकते, वरना वो अपराध माना जाएगा। जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेड स्टैम्प्स। पैकिंग, सीलिंग और पोस्टिंग के बारे में सामान्य नियम तथा डाक टिकट लगाने का तरीका। इसको याद कैसे करेंगे? पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग यानी पैकिंग से पोस्टिंग तक का मतलब है 15 से 25 तक। मतलब इसमें क्लॉज 15 से 25 तक आते हैं। ट्रिक्स फॉर क्लॉज 15, 16, 17। दोस्तों, इन तीनों क्लॉज को याद करने के लिए हमें रटने की जरूरत नहीं है, बस हिंदी के साउंड पर ध्यान देना है। क्लॉज 15 पैकिंग। लॉजिक, हिंदी में 15 पर से शुरू होता है और पैकिंग भी पर से। क्लॉज 16 सीलिंग। लॉजिक, हिंदी में 16 स से शुरू होता है और सीलिंग भी स से। क्लॉज 17 पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की पोस्टिंग। लॉजिक, हिंदी में 17 स से शुरू होता है और सिक्के भी स से। इस प्रकार हमें ये तीनों क्लॉज नंबर और इनमें क्या है याद रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ट्रिक में याद किया, P से 15 और P से पैकिंग। आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं। प्रत्येक पैकेट या पार्सल पर कम से कम 2 डेट स्टैम्प्स जरूर होने चाहिए। पहली उस पोस्ट ऑफिस की जहां से आपने उसे बुक किया है, यानी बुकिंग पीओ, और दूसरी उस पोस्ट ऑफिस की जहां वो डिलीवर होगा, यानी डेस्टिनेशन पीओ। दूसरा पॉइंट है कवर की मजबूती। आपकी डाक हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कवर में पैक होनी चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि ट्रांजिट के दौरान मेल बैग्स में बहुत ज्यादा प्रेशर और फ्रिक्शन यानी दबाव और घर्षण होता है। इसके अलावा जब पोस्ट ऑफिस में उस पर जोर से मोहर लगाई जाती है तो उसे वो स्टैंपिंग प्रेशर भी झेलना पड़ता है। अगर कवर कमजोर हुआ तो अंदर का सामान खराब हो सकता है। यहाँ एक बात नोट कर लें, अगर आप कोई कांच या नाजुक सामान भेज रहे हैं तो याद रखिए कि फ्राजाइल आर्टिकल्स के लिए पोस्ट ऑफिस कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं लेता, इसलिए पैकिंग की जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है। अब आते हैं वैक्स क्लॉथ यानी मोम कपड़े के इस्तेमाल पर। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सुरक्षा के लिए वैक्स क्लॉथ का यूज करते हैं तो उसे हमेशा इनर कवर के रूप में ही यूज करें। उसके ऊपर यानी बाहर की तरफ आपको एक स्ट्रॉन्ग पेपर लगाना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वैक्स क्लॉथ पर मोहर या टिकट चिपकते नहीं हैं, इसलिए बाहर कागज होना जरूरी है ताकि उस पर डेट स्टैम्प्स और पोस्टेज स्टैम्प्स आसानी से लगाए जा सकें। आपके लेटर पैकेट या पार्सल में कोई भी शार्प एजेस यानी तीखे किनारे नहीं होने चाहिए। इसके 3 बड़े कारण हैं, ताकि हमारे ऑफिशियल्स को कोई चोट ना लगे, ताकि दूसरे लेटर्स या पत्राचार को कोई डैमेज ना हो और पोस्टल ऑपरेशंस में कोई रुकावट ना आए। तो दोस्तों, ट्रिक याद है ना? स से 16 और स से सीलिंग यानी क्लॉज 16 में हम सीलिंग के नियम पढ़ेंगे। पब्लिक को अनरजिस्टर्ड लेटर्स या पैकेट्स के बाहर सीलिंग वैक्स यानी लाख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक्सेप्शन, हाँ, अगर आपको लगता है कि अंदर का सामान ऐसा है कि उसकी सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन के लिए सील लगाना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, तभी इसका यूज़ करें। अब मान लीजिए आप अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स पर सीलिंग वैक्स यूज़ कर भी रहे हैं, तो उसका एक सही तरीका है जिसे डिपार्टमेंट फॉलो करने को कहता है। नियम ये है कि सील लगाने से ठीक पहले गर्म मोम के ऊपर आपको एक टिश्यू या पतला कागज रखना होगा और फिर सील लगानी होगी। ऐसा करना क्यों जरूरी है? अगर आप वैक्स के ऊपर कागज नहीं लगाएंगे तो वो वैक्स दूसरे लेटर्स या आर्टिकल्स के साथ चिपक सकता है और उन्हें डैमेज कर सकता है। ये सावधानी तब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप आर्टिकल को फॉरेन कंट्रीज भेज रहे हों। रीजन, क्योंकि विदेश जाते समय हो सकता है कि आपका आर्टिकल गर्म जलवायु वाले रास्तों से गुजरे। गर्मी की वजह से वैक्स पिघल सकता है, इसीलिए उस पर टिश्यू पेपर लगा होना बहुत जरूरी है ताकि वो दूसरों को खराब ना करे। तो दोस्तों, अब हम आते हैं क्लॉज 17 पर। हमारी ट्रिक आपको याद ही होगी, स से 17 यानी 17 और स से सिक्के यानी कॉइन्स।
लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ सिक्के ही नहीं बल्कि बुलियन, प्रेशियस स्टोन्स यानी कीमती पत्थर, ज्वेलरी यानी आभूषण, गोल्ड सिल्वर आर्टिकल्स और करेंसी बैंक नोट्स भी शामिल हैं। ऐसी कीमती चीजों को इनलैंड पोस्ट द्वारा तभी भेजा जा सकता है जब इनका इंश्योरेंस करवाया गया हो। अगर आप इन्हें अनइंश्योर्ड या अनरजिस्टर्ड भेजते हैं तो दो नुकसान हैं। सेंडर को अपनी संपत्ति खोने का रिस्क तो है ही, साथ ही आप हैंडलर्स को चोरी का प्रलोभन या टेम्पटेशन भी दे रहे हैं, जो कि गलत है। डिपार्टमेंट किसे क्या मानता है ये समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर यानी सोने या चांदी की वस्तुएं, इसमें वो चीजें आती हैं जो पूरी तरह यानी होलली या आंशिक रूप से यानी पार्टली सोने चांदी की बनी हो। लेकिन ध्यान रहे, इसमें सिक्के या इलेक्ट्रोप्लेटेड यानी इलेक्ट्रो या अदर प्लेटेड वस्तुएं जिन पर सिर्फ पानी चढ़ा हो शामिल नहीं है। कॉइन्स यानी सिक्के, इसमें सामान्य सिक्के आते हैं, लेकिन अगर करेंसी डिपार्टमेंट या टकसाल की तरफ से कटे फटे या नकली सिक्के भेजे जा रहे हैं तो वो इस नियम यानी क्लॉज 17 में शामिल नहीं माने जाएंगे। करेंसी नोट्स यानी मुद्रा नोट, इसमें भी एक अपवाद है। अगर नोट रद्द कर दिए गए हैं और हस्ताक्षर हटाकर उन्हें डिफेस कर दिया गया है तो वो इस वैल्यूएबल आइटम की लिस्ट में नहीं आएंगे। ज्वेलरी, आभूषण, इसमें आभूषण तो आते ही हैं, लेकिन कोई भी ऐसी घड़ी जिसका केस यानी खोल पूरी तरह या मुख्य रूप से सोने, चांदी या प्लैटिनम का बना हो, उसे भी डिपार्टमेंट ज्वेलरी ही मानता है। क्लॉज 18, लेटर बॉक्स यानी पत्र बॉक्स, इसको कैसे याद करेंगे? भारत में 18 साल की उम्र में क्या अधिकार मिलता है? वोट डालने का। वोट कहाँ डालते हैं? बैलेट बॉक्स में। लेटर कहाँ डालते हैं? लेटर बॉक्स में। इस प्रकार हमें याद रहेगा क्लॉज 18, लेटर बॉक्स। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लेटर बॉक्सेस में आप लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर कार्ड्स और पैकेट्स पोस्ट कर सकते हैं। ये लेटर बॉक्स आपको पोस्ट ऑफिस, मेल ऑफिस, पब्लिक प्लेसेस, मोबाइल पोस्ट ऑफिस और यहाँ तक कि स्टीमर्स पर भी मिल जाएंगे। पुरानी ज़माने में जो जहाज़ भाप के इंजन से चलते थे उन्हें स्टीमर कहा जाता था। आज के समय में हम इसे फेरी या शिप भी कहते हैं। भारत में कई जगह जैसे पश्चिम बंगाल, असम, केरल या अंडमान, जहाँ नदियाँ या समुद्र हैं, वहाँ लोग बस या ट्रेन की जगह स्टीमर से सफ़र करते हैं। लेकिन इसमें पोस्ट करने की एक कंडीशन है, उस आर्टिकल का पोस्टेज और अगर कोई लेट फी है तो वो फुल्ली प्रीपेड होना चाहिए, यानी पूरा पैसा पहले से चुकाया हुआ होना चाहिए। और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स को आप कभी भी लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं कर सकते, उन्हें काउंटर पर ही देना होता है। क्लॉज 19 कहता है पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस, विशेष पत्र पेटियों में पोस्टिंग। इसको याद करने के लिए ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं। क्लॉज 18 में नॉर्मल लेटर बॉक्स, 19 में स्पेशल लेटर बॉक्स। अक्सर आपने देखा होगा, हो सकता है नहीं भी देखा हो, कि कुछ लेटर बॉक्सेस पर साफ लिखा होता है फॉर लेटर्स ओनली, यानी केवल पत्रों के लिए। इन पेटियों में केवल लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स ही पोस्ट किए जा सकते हैं। इसमें आप पैकेट्स या बड़ी डाक नहीं डाल सकते। बड़े शहरों में आपको कुछ अलग रंग या मार्किंग वाले स्पेशल लेटर बॉक्सेस दिखाई देंगे। इनका इस्तेमाल केवल एयरमेल या क्यूएमएस आर्टिकल्स को पोस्ट करने के लिए ही किया जाना चाहिए, ताकि इनकी छंटाई तेजी से हो सके। यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी बरतनी है। अगर आपने इन स्पेशल बॉक्सेस में कोई अदर आर्टिकल्स यानी सामान्य डाक डाल दी तो डिपार्टमेंट उसे लायबल टू डिटेंशन मान सकता है। आसान भाषा में कहें तो आपकी डाक को रोका जा सकता है या उसमें देरी हो सकती है, क्योंकि आपने उसे गलत डब्बे में डाला है। क्यूएमएस के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि डेस्टिनेशन के नाम के नीचे पूरा पिन कोड लिखा होना अनिवार्य है। अगर पिन नहीं लिखा तो वो क्यूएमएस नहीं मानी जाएगी। अब समझते हैं कि ये क्यूएमएस क्या है। इसका फुल फॉर्म है क्विक मेल सर्विस। ये टाइम सेंसिटिव डाक होती है, यानी जहां समय की बहुत कीमत है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसेज, कोर्ट्स और बैंक्स करते हैं। क्लॉज 18 और 19, चिट्ठियाँ छोटी थी तो लेटर बॉक्स में डाल दी। क्लॉज 20, अब चिट्ठियाँ बड़ी या लार्ज हैं और बल्क में हैं तो वो बॉक्स में नहीं आएंगी, इसलिए उन्हें पोस्ट ऑफिस विंडो, खिड़की या वैन पर देना पड़ेगा। जब पार्सल हो भारी या चिट्ठियाँ हो 20 तो विंडो पर जाओ प्लीज़। इस प्रकार हमें याद रहेगा क्लॉज 20,
presentation of large officials and other letters in bulk at window of van or PU। वैन या डाकघर खिड़की पर बड़े आधिकारिक लेख और अन्य पत्रों को थोक में प्रस्तुत करना। अगर कोई बड़े सरकारी या अन्य पत्र हैं और वे लेटर बॉक्स में आसानी से पोस्ट नहीं किए जा सकते, ऐसे पत्रों को आप मेल वैन में या डाकघर की खिड़की पर हाथों से पोस्ट कर सकते हैं। बल्क पोस्टिंग ऑफ लेटर्स और पैकेट्स। अगर आपके पास पत्रों या पैकेटों की थोक पोस्टिंग है तो उन्हें भी वैन या डाकघर की खिड़की पर स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उनका डाक शुल्क यानी पोस्टेज और यदि कोई विलंब शुल्क है तो वो पूर्ण रूप से पूर्व भुगतान यानी फुली प्रीपेड होना चाहिए। सभी पार्सल, चाहे उनका कोई भी वजन क्यों ना हो, उन्हें लेटर बॉक्स में नहीं डालना है। उन्हें अनिवार्य रूप से डाकघर या मेल कार्यालय के काउंटर पर ही पोस्ट किया जाना चाहिए। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स और फ्रैंक्ड आर्टिकल्स के लिए है। इन्हें आप किसी भी काउंटर पर नहीं दे सकते। इन्हें डाकघर या मेल कार्यालय के केवल उन काउंटरों पर पोस्ट करना आवश्यक है जो उनके लाइसेंस में निर्दिष्ट किए गए हों। तो दोस्तों, अब बारी है क्लॉज 21 की। इसका टॉपिक है आर्टिकल्स रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी वो लेख जिन्हें विशेष उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। आप सबने सुना होगा 21 तोपों की सलामी। तो लॉजिक बिल्कुल साफ है। जिसे 21 तोपों की सलामी मिलती है, मतलब उसे ही सबसे वीआईपी और स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे ही एग्जाम में नंबर 21 दिखे, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अरे यहाँ बात होगी उन आर्टिकल्स की जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। इसके अंतर्गत आने वाले आर्टिकल्स के लिए जरूरी नियम इस प्रकार हैं। रजिस्टर्ड इंश्योर्ड वीपीपी और सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग आर्टिकल्स, यानी पंजीकृत, बीमित, मूल्यदेय और पोस्टिंग प्रमाण पत्र वाले लेख। इन्हें डाक बंद होने के समय से कम 30 मिनट पहले पोस्ट ऑफिस में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इनके पता पक्ष के बिल्कुल ऊपर या टॉप पर स्पष्ट रूप से चिन्हित यानी क्लियरली मार्क्ड होना चाहिए, जैसे रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड फॉर ₹डैश या वीपीपी फॉर ₹डैश। अब बात करते हैं एयरमेल आर्टिकल्स जिन पर महंगे या उच्च मूल्य के टिकट लगे हों। उनके लिए नियम इस प्रकार है। इन्हें डाकघर या मेल कार्यालय के काउंटर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इन टिकटों को ट्रांसमिशन के पहले प्रेषक की उपस्थिति में ही डिफेस यानी विरूपित किया जाना चाहिए। अब बारी है क्लॉज 22 की, जिसका टॉपिक है डिजायरेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली, यानी डाक को जल्दी पोस्ट करने की आवश्यकता। इस 22 नंबर को याद रखना बहुत आसान है। आप सबने एक आम सिचुएशन फेस की होगी। जब हमें किसी काम की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, टाइम कम बचा होता है, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी स्पीड डबल कर देते हैं और कहते हैं, अरे भाई जल्दी जल्दी दो हाथ चलाओ और काम निपटाओ। तो जैसे ही आपको 22 नंबर दिखे, तुरंत समझ जाइए कि यहाँ बात हो रही है जल्दबाजी की, यानी डाक को जल्दी पोस्ट करने की। यह क्लॉज हमें डाक जल्दी पोस्ट करने की सलाह क्यों देता है? आइए इसके मुख्य कारण और फायदे देखते हैं। डाक बंद होने के आखिरी समय में, यानी प्रेषण समय पर, पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिसों में बहुत ज़्यादा भीड़ यानी क्राउडिंग हो जाती है। इस भीड़ के कारण आपके लेखों में देरी यानी डीले हो सकती है, या उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है, यानी वे अगली मेल तक रुक सकते हैं। इसलिए डिपार्टमेंट की तरफ से हमेशा ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी डाक आखिरी समय का इंतज़ार न करें और उसे शीघ्र पोस्ट करें। जल्दी पोस्ट करना ये सुनिश्चित करता है कि आपकी डाक का प्रेषण सुचारू रूप से हो और उसका वितरण समय पर हो सके। तो संक्षेप में, भीड़ से बचने और समय पर डिलीवरी के लिए पोस्ट अर्ली। अगर हम हिंदी के नंबर 23 में से ई को हटा दें तो तेस बनता है, जो कि फेस से राइम करता है, जैसे तेस फेस। तो क्लॉज 23 तेस कहता है कि डाक टिकट, पोस्टेज स्टैम्प्स हमेशा लिफाफे के फेस पर ही लगना चाहिए। डाक विभाग भी यही कहता है कि डाक टिकट एड्रेस साइड यानी फेस पर होने चाहिए। इस प्रकार आपको क्लॉज 23 मैनर्स ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकट लगाने का तरीका आसानी से याद रहेगा। मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकट लगाने का तरीका किस नियम रूल के अंतर्गत आता है? ये प्रश्न इसी वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश एमपी सर्कल के जीडीएस से एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड परीक्षा के पेपर 1 में भी पूछा गया था। डाक टिकट हमेशा आर्टिकल के ऊपर दाहिने कोने टॉप राइट कॉर्नर में ही चिपकाने चाहिए। ये स्टैंडर्ड जगह है। ये टिकट हमेशा लेख की पता लिखी साइड पर होने चाहिए। इसी हिस्से को हम आर्टिकल का फेस कहते हैं।
डाक टिकट लेख पर सही से चिपके प्रॉपर्ली स्टक होने चाहिए। अगर वे ढीले हुए और रास्ते में गिर गए तो आर्टिकल पर अनपेड का ठप्पा सील लग सकता है। टिकट सीधे लिफाफे या कवर पर ही चिपकाएं। उन्हें कभी भी अंदर की सामग्री कंटेंट्स पर या किसी अलग लेबल या उपकरण सेपरेट लेबल या डिवाइस पर जैसे कोई टैग बांधकर उस पर टिकट लगाना नहीं चिपकाना चाहिए, वो मान्य नहीं होगा। क्लॉज 24 नॉन पोस्टल स्टैंप्स, चैरिटी टिकट, लेबल, सील आदि। इसको याद करने की ट्रिक। इस क्लॉज का मुख्य शब्द है चैरिटी टिकट। दोनों का पहला अक्षर मिलता जुलता है, च से 24, च से चैरिटी। जैसे ही एग्जाम ने 24 देखें, च से चैरिटी याद करें। चैरिटी टिकट मतलब गैर डाक टिकट, नॉन पोस्टेड स्टैंप्स। अभी हमने क्लॉज 23 में पढ़ा था कि फेस यानी पता पक्ष पर सिर्फ असली डाक टिकट लगते हैं। तो क्लॉज 24 हमें बताता है कि फेस पर क्या नहीं लगाना है। कोई भी लेबल, चैरिटी स्टैंप, सील या कोई भी ऐसा चिन्ह जो डाक टिकट नहीं है, नॉन पोस्टेज मार्किंग्स, उसे आर्टिकल के पता लिखी साइड पर बिल्कुल भी नहीं चिपकाना चाहिए। फेस सिर्फ एड्रेस और पोस्टेज के लिए है। ऐसा कोई भी मार्क या स्टिकर लगाना मना है जो पते को पढ़ने में मुश्किल पैदा करे या जो डाक विभाग के काम पोस्टल वर्क में बाधा डाले, ऑब्स्ट्रक्ट करे। लिफाफे पर कोई भी ऐसी छाप नहीं लगानी चाहिए जो देखने में पोस्टल फ्रैंकिंग जैसी लगे। ये कंफ्यूजन पैदा करता है और अलाउड नहीं है। अगर किसी आर्टिकल में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसे लेखों को प्रसारण के लिए स्वीकार नहीं किया जाता, नॉट एक्सेप्टेड फॉर ट्रांसमिशन। उन्हें वहीं रोक दिया जाएगा। क्लॉज 25 यूज ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेड स्टैम्प या कम डाक टिकटों का प्रयोग करना। ट्रिक। 25 की उम्र तक इंसान समझदार हो जाता है। समझदारी इसी में है कि अगर 10 रुपए का पोस्टेज है तो 1 रुपए के 10 टिकट लगाकर पूरा लिफाफा भरने के बजाय 5 रुपए के 2 टिकट या 10 रुपए का 1 टिकट लगाएं। क्लॉज 25 टिकट लगाओ कम से कम प्लीज। ये क्लॉज एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देता है कि पोस्टेज का भुगतान करते समय उन्हें उच्च मूल्य यानी हायर डिनोमिनेशंस के कम डाक टिकटों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको 20 रुपए का डाक शुल्क देना है तो 2 रुपए के 10 टिकट चिपकाने के बजाय 10 रुपए के 2 या 20 रुपए का 1 टिकट लगाएं। यदि आप कम मूल्य के बहुत सारे टिकट लगा देंगे तो वे लिफाफे पर अनावश्यक जगह घेर लेंगे। जब टिकट ही सारी जगह घेर लेंगे तो सबसे जरूरी चीज यानी पता और अन्य निर्देशों को साफ साफ लिखने के लिए कम स्थान बचेगा। अगर पता साफ नहीं दिखेगा तो हमारे डाक कर्मचारियों को उसे पढ़ने और छांटने में दिक्कत होगी, जिससे उनका कार्यभार बढ़ जाएगा। और बहुत सारे छोटे टिकटों का इस्तेमाल करने से स्टैम्प पेपर और उनकी छपाई की लागत का भी नुकसान होता है, जो देश का नुकसान है। तो सार यही है कि समझदारी दिखाएं, बड़े मूल्य के कम टिकट लगाएं ताकि पता भी साफ दिखे और डाक का काम भी तेजी से हो।